नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ रीवा जिले में एसडीएम के पद पर पदस्थ अनुराग तिवारी सर से। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन क्या है। सभी को नमस्कार। मैं अनुराग तिवारी नाम लिखता हूँ और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है एक सामान्य पृष्ठभूमि से, ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से मेरा संबंध है। एक सामान्य परिवार में से ताल्लुक़ रखता हूँ और जो मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसमें मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड से मैंने अपनी 12th मैंने तो साइंस से की थी, लेकिन उसके बाद बीए और एमए मैंने किया और ज्योग्राफी से मेरा मास्टर्स है। उसके बाद एमफिल की है मैंने भूगोल विषय से ही और इसी विषय में मेरा पीएचडी भी है। साथ ही साथ मैंने नेट और जीआरएफ की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद जब पीएचडी ज्वाइन किया तो 2022 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ है। तो सर, आपने एमबीपीएस की परीक्षा पास की, आपको कितने प्रयास में आपने ये सफलता मेरा हासिल की? द्वितीय प्रयास था। पहले प्रयास में मैं साक्षात्कार तक पहुंचा था और दूसरे प्रयास में मैं मध्य प्रदेश में 5वें स्थान में चयनित होकर और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में प्राप्त की। तो सर, आप क्या हमेशा से ही एमबीपीएससी या कलेक्टर ही बनना चाहते थे या कुछ और? जी, मेरा फोकस था पूरा कि मैं सिविल सर्विसेज करूं। मैंने 10वीं के बाद से निर्धारित कर लिया था कि सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो सर, मान लीजिए अगर किसी कारण से अगर आप न बन पाते एसडीएम, मैंने अपने दूसरे विकल्प हमेशा खुले रखे हुए थे और मेरा क्योंकि 2011 में ही सिलेक्शन हो गया था केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी के पद पर, तो मुझे भरोसा था कि दूसरे एग्ज़ाम में मेरे निकल जाएंगे और मैंने, क्योंकि मैं पीएचडी भी हूँ, मेरा जीआरएफ क्लियर है, इसलिए मैंने प्रोफेसर वाला जो फील्ड होता है उसके लिए अपने विकल्प सुरक्षित रखे। सर, एमपीपीएससी यूपीएससी की अधिकतर तैयारी लोग करते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का नहीं हो पाता। आप क्या मानते हैं कारण? यदि प्रयास किए जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। लगातार आप यदि कोशिश करते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और अपने आप को मांझते रहते हैं तो सफलता मिलना निश्चित रूप से आपको हमेशा सफलता मिलेगी ही। यदि आपको लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या कुछ ऐसा है तो मेहनत कभी भी आपकी बेकार नहीं जाती है। आप हमेशा ना बने सिविल सर्विसेज, लेकिन सिविल सर्विसेज आपको बहुत सी तैयारी के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको सफल बनाने में उपयोगी साबित होता है। सर, अगर किसी कारण से एमपीपीएससी में नहीं हो पाता लोगों का, तो क्या एक विकल्प बना के रखना जरूरी होता है? आप प्लान बी लेके हमेशा चलिए, क्योंकि एक निर्धारित सीट्स हैं एमपीपीएससी में। यदि उसमें चयन नहीं हो पाता आपका तो आपकी तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए विकल्प बी आप हमेशा तैयार करके रखें अपने साथ में कि नहीं होता तो क्या करेंगे आप। तो सर, आप कितने घंटे की तैयारी करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई के दौरान एक नियमित आपको अध्ययन करना होता है, तो आपको 7-8 घंटे की एवरेज स्टडी तो करनी पड़ती है और ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी ज़्यादा है विषय को लेकर। सर, कोचिंग को क्या मानते हैं, जरूरी है? मार्गदर्शन हमेशा ज़रूरी है। यदि आपको मार्गदर्शन मिलेगा, सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप कोचिंग करें या ना करें, लेकिन एक मार्गदर्शन आपके पास में होना चाहिए जो आपको सही और गलत का एहसास हमेशा कराए। और कोचिंग से इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि आपको विषय की समझ यदि अच्छे से हो जाती है तो कोचिंग हमेशा महत्वपूर्ण है। सर, कई प्रतियोगी ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो कोचिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या कहेंगे? कोचिंग ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग की ही जाए। ज़रूरी ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो। यदि आप आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं कि आपके पास में कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं या आप किसी बड़े शहर में जाके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे भी, जैसे अभी सीधी का एक बच्चा डिप्टी कलेक्टर बना है, तो ऐसे छोटे बैकग्राउंड से लोग भी जाके और तैयारी करते हैं। पैसे एक माध्यम है कि हाँ, आपको बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, लेकिन वो कंपल्शन नहीं है। सर, पढ़ाई से लेकर एसडीएम बनने तक आपको किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने हैं? मैं बहुत सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो वो सारी समस्याएं जो एक स्टूडेंट महसूस करता है, जो स्ट्रगल होती है कि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं, बुक्स के लिए पैसे नहीं हैं, या आपको साइकिल से यात्रा करनी पड़ रही है, सामान्य रेलगाड़ी के सामान्य वर्ग वाले उसमें बैठ के यात्रा करनी पड़ रही है, तो वो सारी चीज़ें मैंने महसूस की हैं और उस स्ट्रगल ने हमको स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो धैर्य होता है वो हमेशा दिया है।
सर बहुत से प्रतियोगी छात्र जो है तैयारी करते हैं, लेकिन किताबें अक्सर समझ नहीं पाते कौन सी किताब उस पढ़ा जाए, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे तैयारी किताबें करें? मानक पुस्तकें पढ़ें। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो मानक पुस्तकें आपको निश्चित रूप से विषय का ज्ञान कराने में उपयोगी होंगी। एनसीईआरटी की बुक्स बेसिक होती हैं जो स्कूल शिक्षा में हमें काम आती हैं। तो एनसीईआरटी की बुक से शुरुआत कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं और मानक पुस्तकें ही पढ़ें। फैक्चुअल चीज़ें, आपको तथ्यात्मक चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि यदि आप अपना बैकग्राउंड मानक पुस्तकें पढ़ के बनाएंगे तो आगे आपकी समझ और ज़्यादा अच्छी होगी विषय को। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका पीजीटी में चयन हो गया था केंद्रीय विद्यालय में, फिर भी आपने उसे ज्वाइन नहीं किया था, तो आपको एक रिस्क आपने लिया था, तो क्या जरूरी था? क्योंकि मेहनत हमेशा आपको आत्मविश्वास देती है। तो एक पूरा समावेशी रूप में देखा जाए तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं ना कहीं सफल हो जाऊंगा। और दूसरे विकल्प मैंने, क्योंकि अब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने विकल्प हमेशा तैयार रखे थे, तो पीजीटी में सिलेक्शन मेरा हो गया था और दूसरे एग्ज़ाम भी हम देते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज में जाके मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा, यहाँ पर काम करने की संभावनाएं और क्षेत्र ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको हमेशा ऊपर रखा। सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये होगा कि जो भी करें, आप जिस क्षेत्र में भी करें, लगन से करें, अपना 100% दें और भाग्य आपका साथ उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अपना साथ स्वयं देते हैं। लगातार संघर्ष करें, मेहनत करें और अपने आप को सफल बनाने के लिए खुद को प्रेरित करते रहें। सर पिछले तकरीबन 18 माह से आप रीवा में हैं, यहाँ आपको किस प्रकार की समस्याएं सबसे अधिक देखने को मिली? रीवा में न्यायिक कार्य निश्चित रूप से ज़्यादा है। हाई कोर्ट का चाहे केसेस हो या यहाँ पीलीय प्रकरण हो, राजस्व के प्रकरण हो, अपेक्षाकृत ज़्यादा है। तो साथ ही साथ क्योंकि रीवा एक लगातार विकास की ओर बढ़ता हुआ शहर है, तो वैसे यहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं जिसके कारण काम की अधिकता हमेशा बनी रहती है। सर आप तो एसडीएम बन गए, अब आपका कुछ फ्यूचर प्लान? मैं अगले 2 साल में एडीएम हो जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जनता की सेवा के लिए जो भी हम लोग कर सकें प्रशासन के माध्यम से वो करें। जी धन्यवाद सर।